नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है एनालॉजी टेस्ट, यानी कि समरूपता सादृश्यता। और देखिए, इससे संबंधित प्रश्न आपके हर भर्ती परीक्षा में दोस्तों पूछे जाते हैं। और बेसिकली अगर समरूपता सदृशता की बात की जाए तो बेसिकली 4 प्रकार की समरूपता और सदृशता के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। शब्दों पर आधारित यानी वर्ड्स पर बेस्ड एनालॉजी, संख्या पर आधारित नंबर्स पर बेस्ड एनालॉजी, दोस्तों अक्षरों पर आधारित लेटर्स पर बेस्ड एनालॉजी दोस्तों आपकी, और एक आती है आकृतियों पर आधारित एनालॉजी यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग के रिगार्डिंग। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि समरूपता और दोस्तों सदृश्यता आखिर कहते किसको हैं। समरूपता और सदृश्यता का मतलब क्या है दोस्तों? देखिएगा ध्यान से दोस्तों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के मध्य जो संबंध या समानता होती है, समरूपता कहलाती है। दो या दो से अधिक तत्वों के मध्य में जो संबंध या समानता होती है समरूपता कहलाती है। जैसे देखिए एग्जाम में इसका जो प्रारूप है किस तरीके का आता है, जैसे मैंने कहा दोस्तों, राजस्थान का जो संबंध जयपुर से है, मध्य प्रदेश का वही संबंध किससे होगा। तो यहां ये बात समझिए कि इन दोनों पदों के मध्य में जो संबंध या समानता है, अब वो कुछ भी हो सकता है, संबंध या समानता, वही संबंध या समानता इन दोनों पदों के मध्य में होनी चाहिए। तो राजस्थान की जिस प्रकार से राजधानी जयपुर है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जो राजधानी होगी दोस्तों क्या हो जाएगी? भोपाल। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसे जो प्रश्न हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारे दोस्तों जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस किस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी की चर्चा दोस्तों आज के सेशन में करने वाले हैं। आज का सेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने दोस्तों एनालॉजी के आज से पहले कोई क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हम हमारे बेसिक्स को दोस्तों स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स को पढ़ते हैं और दोस्तों ये जानते हैं कि कितने प्रकार के और किस चीज पर आधारित दोस्तों समरूपता के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियां। देश और राजधानियों से संबंधित प्रश्न जो है दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आता है। जीके के अंदर भी दोस्तों काफी जगह ये है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां देखिए दोस्तों देश है और ये उनकी राजधानियां हैं। जब यूएसए की बात करें तो उसकी राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? वॉशिंगटन है। भूटान की जो राजधानी है वो है आपकी थिम्पू। ऑस्ट्रिया की है वियना। कनाडा की है दोस्तों ओटावा। जापान की टोक्यो। चीन की बीजिंग। रूस की मॉस्को। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। यूके की लंदन है। ईरान की तेहरान है। मिस्र की दोस्तों आपकी काहिरा है। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो ये सारी की सारी राजधानियां हैं दोस्तों, फटाफट से इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों कुछ देश इधर भी है। देखो ग्रीस की राजधानी क्या होती है बेटा? एथेंस है ग्रीस की राजधानी। बांग्लादेश की ढाका। श्रीलंका की दोस्तों कोलंबो है। केन्या की नैरोबी। स्पेन की मैड्रिड, रियल मैड्रिड आपने नाम सुना होगा दोस्तों। इराक की राजधानी बगदाद है। इटली की दोस्तों रोम है। पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद, जानते हो आप सभी। ब्राजील की जो राजधानी है दोस्तों ब्राजीलिया। क्यूबा की जो राजधानी है वो हवाना है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और म्यांमार की राजधानी है नेमपीताओ। बोलो क्लियर है क्या? तो दोस्तों ये कुछ देश थे, ये उनकी राजधानियां थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर भर्ती परीक्षा में दोस्तों इससे आधारित सवाल जो है पूछा जाता है। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण देश और उसमें चलने वाली मुद्राएं। देखिए देश और उसमें चलने वाली मुद्रा से संबंधित प्रश्न भी दोस्तों काफी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो मुद्रा है दोस्तों वो दिरहम है, दिरहम। ठीक है, यूएसए की जो मुद्रा है आप सब जानते हो दोस्तों डॉलर हो गई। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दोस्तों मुद्रा क्या है? डॉलर है। देखो तुर्की की जो मुद्रा है ना वो लीरा है बेटा। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। जर्मनी की जो मुद्रा है दोस्तों वो है मार्क। जापान की हो गई आपकी येन। ग्रीस की हो गई दोस्तों ड्राक्मा। अर्जेंटीना की जो मुद्रा है वो है पेसो।
रूस की है दोस्तों रूबल, और बर्मा यानी कि म्यांमार की दोस्तों क्यात। आप इन मुद्राओं को ठीक से याद कर लीजिएगा दोस्तों, इस पर आधारित सवाल एग्जाम में काफी बार आता है। चीन की दोस्तों युआन, चीन की मुद्रा क्या है? युआन। यूके की दोस्तों पाउंड है। कुवैत की हो गई दिनार। बोलो क्लियर है क्या? ध्यान रखिए, कुवैत की दिनार है, जबकि यूएई की दिरहम है ना दोस्तों। संयुक्त अमीरात की क्या है बेटा? दिरहम है। ध्यान रखिए, दोनों अलग अलग है। स्पेन की पेसेटो दोस्तों, स्पेन की क्या है? पेसेटो। बांग्लादेश की दोस्तों टका है, बांग्लादेश में टका चलता है। नीदरलैंड की जो मुद्रा है उसको गिल्डर कहते हैं दोस्तों। स्वीडन की मुद्रा को क्रोनो कहा जाता है। और ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल है। बोलो बात समझ में आ गई ना? काफी सारे और भी देश है जिनमें दोस्तों रियाल जो है चलता है, जैसे अगर बात करें ओमान है दोस्तों, उधर भी रियाल चलता है। जो खाड़ी देश है उन काफी सारे देशों के अंदर रियाल जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मात्राएं, उनकी इकाइयां। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है साइंस, तो कहने का मतलब एनालॉजी के अंदर जो प्रश्न है वो सभी प्रकार के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। कहने का मतलब सभी से, मैथ्स के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों साइंस को रिलेटेड करते दोस्तों कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। देखो, द्रव्यमान को मापने की इकाई जो है दोस्तों वो है किलोग्राम। द्रव्यमान मास किस में मापा जाता है दोस्तों? किलोग्राम में। पावर, शक्ति को दोस्तों हम मापते हैं वॉट में। कितने वॉट का इंजन है भैया, कितनी पावर है इसकी? बोलो बात समझ में आ गई? जब दोस्तों ट्यूबवेल में आप, जैसे मान लीजिए आपने ट्यूबवेल करवाया है और उसके अंदर दोस्तों पानी खींचने की आप मोटर डालते हो, तो पूछते हैं कितने वॉट की मोटर है भैया, कितने वॉट। करंट, विद्युत धारा को मापने की जो इकाई है दोस्तों एम्पियर। एम्पियर के अंदर दोस्तों विद्युत धारा को मापा जाता है। उसके अलावा दोस्तों काम, जो जो कार्य की है दोस्तों उसको कहते हैं जूल। जूल। इसी प्रकार से कोण जो है रेडियन, रेडियन में दोस्तों मापे जाते हैं। ऊर्जा की जो इकाई है दोस्तों वो है आपकी जूल। ठीक है, देखो जूल आपके काम की ऊर्जा, काम कह दो, ऊर्जा कह दो, कार्य कह दो, बेटा इनकी इकाई क्या है? जूल है। दबाव पास्कल में मापा जाता है दोस्तों। दबाव की जो इकाई है वो क्या है प्यारे बच्चों? पास्कल। इसी प्रकार से बल, बल की इकाई क्या है? न्यूटन दोस्तों। न्यूटन के अंदर तापमान दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है, डिग्री के अंदर। और चुंबकीय क्षेत्र की दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की है ऑर्स्टेड। और दोस्तों संभावित पोटेंशियल की हो गई वोल्ट, प्रतिरोध की हो गई ओम, और दोस्तों आपके आयतन की हो गई लीटर। आयतन, वॉल्यूम की जो इकाई है वो क्या है दोस्तों? लीटर में मापी जाती है। वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है उसकी दोस्तों इकाई लीटर मापी जाती है। तो कुछ ये दोस्तों महत्वपूर्ण मात्राएं और उनकी इकाइयां थी। चलिए आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण यंत्र और दोस्तों वो किस मापन में उपयोग किए जाते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। यंत्र और किस किस काम में आता है। ओडोमीटर दोस्तों, ओडोमीटर डिस्टेंस को दोस्तों, गति को, दूरी को मापने की क्या है आपकी इकाई है। एमीटर की बात करें तो दोस्तों करंट, विद्युत धारा को मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र है दोस्तों, भूकंप को मापता है सिस्मोग्राफ। ऐसी प्रकार से एनीमोमीटर दोस्तों हवा, और थर्मामीटर से दोस्तों तापमान। बोलो, हवा का वेग दोस्तों एनीमोमीटर में, और थर्मामीटर से दोस्तों टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। आर्द्रता मापी दोस्तों, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को मापती है। बैलेंस दोस्तों मास, द्रव्यमान को। और पेंच गेज दोस्तों, स्क्रू गेज जो होता है उसमें मोटाई मापी जाती है। स्क्रू गेज से दोस्तों क्या मोटाई मापी जाती है, एक यंत्र होता है स्क्रू गेज। इसी प्रकार से टेसोमीटर से दोस्तों स्ट्रेन यानी खिंचाव जो है वो मापा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये कुछ उपकरण थे, और ये दोस्तों उपकरणों को मापने की क्या है? मेजरमेंट से। तो प्यारे बच्चों अगला देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पशु और उनके बच्चे, है ना दोस्तों। सभी के जितने भी दुनिया में जीव हैं, जितने भी स्पीशीज हैं, उनके अपने बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चों को भी स्पेसिफिक नामों से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा, जो शेर का बच्चा होता है उसको इंग्लिश में कब कहते हैं बेटा? बात समझ में आ गया? मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, है ना। कुत्ते के बच्चों को दोस्तों पिल्ला कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? और बिल्ली के बच्चों को किटन कहा जाता है इंग्लिश में। तो काफी सारे दोस्तों ऐसे मेल वंश है जिनके बच्चों को दोस्तों डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो चलिए उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। देखो, बिल्ली का जो बच्चा है ना उसको किटन कहेंगे बेटा। बोलो बात समझ में आ गई? मेंढक का जो बच्चा है दोस्तों उसको टेडपोल कहा जाता है, टेडपोल। ठीक है, बेगची, इसका दोस्तों हिंदी में अगर नाम देखोगे कई बार बेगची भी लिखा हुआ रहता है दोस्तों। क्या? बेगची। बोलो बात समझ में आ गया ना? बेगची, ध्यान रखिएगा, बेगची वर्ड भी है। बारहसिंगा का जो बच्चा है फॉन कहलाता है बेटा, फॉन। बोलो बात समझ में आ गया ना? फॉन। इसी प्रकार से हंस के बच्चे को साइग्नेट बोलते हैं बेटा, साइग्नेट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी इन पर आधारित दोस्तों सवाल आपका बन सकता है। हिरण का जो बच्चा होता है फॉन कहलाता है। मैं यही कहने वाला था कि जो बारहसिंगा हो गया, हिरण हो गया दोस्तों, घोड़ा हो गया, इनके बेसिकली बच्चों को क्या कहते हैं? फॉन कहते हैं। घोड़ा का देखो बछड़ा, बछड़ी कह दो, इंग्लिश में फॉन कह दो। डक का जो बच्चा होता है डकलिंग कहलाता है बेटा, डक के यानी
बतख के बच्चे को क्या कहते हैं, इंग्लिश में डकलिंग कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों तितली का कैटरपिलर होता है। दोस्तों तितली का बच्चा क्या होता है, कैटरपिलर होता है। मुर्गी का चूजा होता है भैया, मुर्गी के क्या होते हैं, चिकी यानी कि चिक्स, छोटे छोटे चूजे होते हैं। भालू का बच्चा शावक कहलाता है। कुत्ता, देखो भालू का भी शावक हो गया। यहाँ पर दोस्तों मुर्गा, और उसकी बात करें देखो शेर बाघ हो गए, सब शावक कहलाते हैं बेटा। कुत्ते का बच्चा पिल्ला होता है, लेकिन भेड़ का जो बच्चा होता है मेमना कहलाता है। और दोस्तों कीट पतंगों के जो बच्चे होते हैं लार्वा, उनको लार्वा कहते हैं भैया। कीटों के क्या होते हैं, लार्वा होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पशु और उनके बच्चों के नाम थे मेरे दोस्त। और अब बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके वर्ग के बारे में। भैया व्यक्ति को किस किस वर्ग में आते हैं, मतलब कौन कौन से जीव किस किस वर्ग में आते हैं। तितली अगर बात की जाए तो तितली बेटा इंसेक्ट्स में आती है दोस्तों। कीट पतंगों में आएगी, किस में आएगी, कीट पतंगों। मेंढक जो है दोस्तों उभयचर जीव है, एम्फीबियन है, यानी कि वो भूमि पर भी रहता है और दोस्तों जल में भी रहता है, तो एम्फीबियन कहा जाएगा। शुतुरमुर्ग जो है प्रॉपर पक्षी के अंदर आएगा बेटा। शुतुरमुर्ग पक्षी है, लेकिन शुतुरमुर्ग कैसा पक्षी है दोस्तों, फ्लाइटलेस बर्ड्स है दोस्तों, जो शुतुरमुर्ग पक्षी है। सांप जो है दोस्तों सरीसृप में आता है, रेप्टाइल्स वर्ग में आता है दोस्तों। इसी प्रकार से मनुष्य जो है दोस्तों मैमल्स में आएगा, आपका स्तनपाई जीवों के अंदर दोस्तों आता है आपका। और प्यारे बच्चों यहाँ पर कप जो होती है वो क्रॉकरी में आती है, देखिएगा। और वेल जो होती है ना स्तनपाई होती है, ध्यान रखिएगा। वेल हो गई, चमगादड़ हो गई, प्यारे बच्चों ये कैसे स्तनपाई जीव है। चूहा जो होता है रोडेंट में आता है दोस्तों, कृंतक जीवों में आता है दोस्तों, कुतरने वाले जीव रोडेंट आपके जीव हो गए। और उसके पश्चात दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नर और मादा दोस्तों, है ना। नर को क्या कहा जाता है, मादा को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे अपन। देखो कुत्ता ये तो मेल है, और दोस्तों फीमेल जो क्या कुतिया बोला जाता है, फीमेल को क्या कहेंगे, कुतिया कहेंगे। भतीजे का दोस्तों जेंडर अगर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, भतीजी, ठीक है। भाई बहन हो गया। बैल का दोस्तों गाय हो गया। बछड़े का बछिया हो गई। ड्रैक, नर बतख को ड्रैक कहते हैं बेटा, नर बतख को क्या कहते हैं, ड्रैक। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है ना, इन पर गोला मार दो आप और इनको याद करो। ये दोस्तों यहां से सवाल बनता है एग्जामिनर का। ड्रैक और डक दोस्तों मादा बतख कहते हैं। डक दोस्तों मादा बतख, डक का बच्चा डकलिंग, तो ड्रैक नर बतख को कहते हैं। बछड़ा और बछड़ी आप जानते हो, मुर्गा मुर्गी जानते हो, दादा दादी जानते हो, कोई बहुत टफ चीजें नहीं है, ये आसान थी। ऐसे घोड़ा और घोड़ी दोस्तों, इंग्लिश में आप हॉर्स बोलते हैं उसको मेयर बोलेंगे, इंग्लिश के अंदर ध्यान रखिएगा थोड़ा डिफरेंट है। छात्र और छात्रा हो गया। धोबी धोबिन हो गई। हाथी हथनी हो गई। युवक और युवती हो गई। मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, अध्यापक अध्यापिका। बोलो बात समझ में आ गई ना, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें थी, ये आपको दोस्तों क्या करनी थी, याद करनी थी। अब देखिए बहुत सारे ऐसे खेल हैं और उनके खेलने का अपना एक स्थान होता है, तो उस स्थान को एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। जैसे बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन का बेटा अपना कोर्ट होता है। बैडमिंटन का क्या होता है दोस्तों, बैडमिंटन जिस जगह खेला जाता है उसको क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, कोर्ट। इसी प्रकार से मुक्केबाजी जो की जाती है वो रिंग में की जाती है बेटा। मुक्केबाजी का क्या होता है दोस्तों, अखाड़ा होता है। मुक्केबाजी का अपना क्या होता है, अखाड़ा होता है। रेस, ट्रैक, रेस देखो रेस जो होती है वो किस पर होती है, ट्रैक पर होती है। रेस का दौड़ने का अपना क्या होता है, ट्रैक होता है प्यारे बच्चों, तो रेस। टेनिस उसी प्रकार से कोर्ट में, देखो बैडमिंटन टेनिस हो गया प्यारे बच्चों, ये किसमें, कोर्ट में खेले जाते हैं। स्केटिंग रिंग में की जाती है। स्केटिंग के लिए क्या होता है, प्रॉपर दोस्तों वेलोड्रम पथ होता है दोस्तों, रिंग आकार का पथ होता है स्केटिंग के लिए। और एथलेटिक्स जो होते हैं बेटा स्टेडियम में होते हैं। हॉकी जो है टर्फ पर खेली जाती है। देखो हॉकी या मैदान भी होता है दोस्तों, हॉकी का मैदान, या दोस्तों कह सकते हो टर्फ। हॉकी जो खेली जाती है पहले बच्चों टर्फ पर खेली जाती है, टर्फ पर। इसी प्रकार से कुश्ती का अखाड़ा होता है, कुश्ती का दोस्तों अखाड़ा होता है। क्रिकेट का दोस्तों मैदान होता है। फुटबॉल का मैदान होता है। व्यायाम का व्यायामशाला होती है। बोलो बात समझ में आ गई, कहती है कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके खेल थे और उस खेल से संबंधित दोस्तों आपका स्थान हो गया है, ठीक है। और अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन और उसके विषय की। कहने का मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है जिस भी दोस्तों क्षेत्र में, उसको क्या कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं मानव का विज्ञान। मानव के विज्ञान का जो अध्ययन है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। उसमें एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों, मानव का अध्ययन होता है, मानव के नेचर का, व्यवहार का दोस्तों, उसकी प्रकृति का। इसी प्रकार से फाइकोलॉजी दोस्तों, फाइकोलॉजी के अंदर शैवाल, फाइकोलॉजी जो अध्ययन होता है दोस्तों किसका अध्ययन होता है, शैवालों का अध्ययन होता है। इसी प्रकार से क्रोनोलॉजी दोस्तों, क्रोनियोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन दोस्तों, खोपड़ी का अध्ययन जो होता है क्रोनोलॉजी में होता है, क्रानियोलॉजी। ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों भविष्य का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी दोस्तों एक लैब होती है जिसमें रोगों के जांच का पता किया जाता है, रोगों का कारणों का या रोग वाहकों का पता किया जाता है। पैथोलॉजी रोग का दोस्तों अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान, कीट इंसेक्ट्स, तो कीट पतंगों का विज्ञान दोस्तों आपके। शरीर की क्रिया विज्ञान, शरीर के कार्य संबंधित। पेडोलॉजी जो है दोस्तों ये मिट्टी, पेडोलॉजी जो है दोस्तों मिट्टी का अध्ययन होता है इसमें, ध्यान रखिएगा।
है ना। इसी प्रकार से मछलियों का अध्ययन जिसमें किया जाता है दोस्तों उसको कहते हैं इथियोलॉजी, 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 ठीक है। इसी प्रकार से वायरस को वायरोलॉजी, दोस्तों कवकों का विज्ञान जो माइकोलॉजी। अब देखो कवक और शैवाल दो अलग अलग चीजें हैं, कवकों का तो माइकोलॉजी में और शैवाल का जो होता है बेटा वो फाइकोलॉजी में। ये ध्यान रखना, माइकोलॉजी है ये फाइकोलॉजी है। बोलो क्लियर है क्या, बात समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, किडनी का, नेफ्रोलॉजी किडनी का। और हेमेटोलॉजी में दोस्तों ब्लड का, हेमेटोलॉजी में किसका, ब्लड का। और दोस्तों यहां पर देख रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइंस दोस्तों ग्लैंड्स होती हैं जिनमें ग्रंथियों का अध्ययन होता है, बिल्कुल सही है। देखो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो दोस्तों इसमें ग्रंथियों का क्या अध्ययन होता है। तो प्यारे बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन और उसके संबंधित विषय थे आपके, और आई होप आपको ये सारी बातें दोस्तों समझ में आई होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस पर आधारित अपने अब प्रश्नों की। तो आज के सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं शब्दों पर आधारित समरूपता की। पूरी बातचीत कर चुके हैं, चलिए क्वेश्चनों की स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रखा है, देखो हर जीव की अपनी एक प्रकृति होती है। तो जिस प्रकार से लोमड़ी का जो नेचर है ना वो चालाकी करना है, लोमड़ी का नेचर कैसा है, चालाकी करना है। तो बताओ खरगोश जो है वो किस किस्म का जीव है। तो खरगोश बेटा टिमिड, टिमिड यानी कि डरपोक या कायर जो कह सकते हो उस किस्म का जीव है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर पहले आप टिक करें, उसके बाद में दोस्तों मैं टिक करूं। अब देखिए दो वर्ड आए हैं फ्लेक्सिबल और रिजिड। देखो फ्लेक्सिबल का मतलब है जो चीज आसानी से मोड़ी जा सकती है उसको लचीली कह सकते हैं, और रिजिड का मतलब है कठोर, विच इज नॉट इजिली मूवेबल, जो कि दोस्तों आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, विच इज नॉट मूवेबल। इजिली नहीं बोलूंगा, विच इज नॉट मूवेबल, जिसको मोड़ा ही नहीं जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रिजिड। तो लचीला और कठोर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड्स। उसी प्रकार से आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, आत्मसंशय। तो आत्मसंशय कहां पर है, संकोच या आत्मसंशय कह सकते हो, ये हो गया आत्मसंशय। आत्मसंशय इसको क्या कहेंगे, संकोच। तो कॉन्फिडेंस का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा डिफिडेंस। कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां डिफिडेंस हो जाएगा। अगला देखिएगा, देखो यहां आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है। देखो सौरों का क्राई से क्या संबंध है, सौरों का मतलब होता है दुखी, और क्राई एक एक्टिविटी है दोस्तों। जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो क्या एक्टिविटी करता है भैया, रोता है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो एक नेचुरल एक्टिविटी होती है व्यक्ति की रोने की। उसी प्रकार से मृत का मतलब जब व्यक्ति खुश होता है तो दोस्तों वो क्या करेगा बेटा, कौन सी एक्टिविटी करेगा भैया, खुश होगा। जिस प्रकार से जब दुखी व्यक्ति रहता है तो वो रोता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति खुश होता है तो क्या करता है, हंसता है। तो प्यारे बच्चों यहां बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, लव और हेट। बताओ लव और हेट एक दूसरे के कैसे अपोजिट वर्ड्स हैं, यानी कि प्यार और दोस्तों घृणा, प्रेम और घृणा एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। तो हमें यहाँ प्राउड का अपोजिट वर्ड चाहिए होगा बेटा, प्राउड का। अब तुम्हें पता होना चाहिए इंग्लिश में प्राउड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, सोरोफुल होगा, मिजरेबल होगा, हम्बल होगा या कॉन्साइटेड होगा। दोस्तों कॉन्साइटेड, कॉन्साइटेड। तो क्या कौन सा वर्ड होगा दोस्तों, यहां देखो प्रेम और घृणा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो गर्व का जो अपोजिट होगा ना बेटा वो वर्ब जो वर्ड हो जाएगा वो जाएगा हम्बल, विनम्र। ये प्राउड का क्या है, अपोजिट वर्ड है आपका। और अगला वर्ड देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, लाइट और डार्कनेस, प्रकाश और अंधकार जैसे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, उसी प्रकार से दोस्तों ज्ञान का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा भैया, ज्ञान अज्ञानता, इग्नोरेंस। नॉलेज का क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। अगला क्वेश्चन देखो, दुनिया में जितने भी उपकरण हैं उनका अपना एक प्रयोग होता है, वो किसी न किसी प्रयोग में लिए जाते हैं। तो कैंची जिस तरीके से दोस्तों कपड़े को काटने के प्रयोग में ली जाती है, तो यहां कैंची है, और दोस्तों कैंची का प्रयोग काटने के लिए होता है, लेकिन किसके प्रयोग में, कपड़े को काटने के लिए। ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, तो यहां पर हमारे पास में दोस्तों कोई उपकरण होगा और सामने दिया हुआ होगा कोई ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है ना। तो यहां ध्यान से समझिएगा कि पेन का प्रयोग लिखने के लिए, स्याही, देखो पेन का प्रयोग जो होता है लिखने के लिए होता है दोस्तों कागज पर, तो यहां स्याही नहीं आएगा बेटा। और यहां देखो फ्रेंच दे रखा है, यानी कि भट्टी, भट्टी का उपयोग चीजों को पकाने के लिए होता है, यानी कि कह सकते हैं ईंटों को पकाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। नेल्स यानी कील या हथौड़ी का जो प्रयोग है बेटा वो किसी चीज को रोकने के लिए, टांगने के लिए होता है दोस्तों, यहां पर भी गड़बड़ है। तो यहां रेजर का जो उपयोग है वो शेव बनाने के लिए होगा बेटा। जिस प्रकार से दोस्तों रेजर क्या करता है दोस्तों, शेव, दाढ़ी बनाता है भैया, दाढ़ी। तो यहां कैंची कपड़े को काटती है, उसी प्रकार से रेजर क्या करता है, शेव करता है। अब देखिए डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला एक उपकरण है जिसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप जो होता है बेटा वो हार्ट बीट मेजर करता है। क्या मेजर करता है भैया, दिल की धड़कन को मापने का उपकरण होता है स्टेथोस्कोप। बोलो क्लियर है क्या। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां हीट है, मरकरी है, स्केल है और थर्मामीटर है। तो टेम्परेचर को मापने का जो उपकरण है वो क्या होगा। यहां ध्यान रखिएगा, पहले उपकरण दे रखा है, बाद में दोस्तों उस उपकरण का जिस जगह प्रयोग किया जाता है वो है।
बोलो क्लियर है क्या? तो आप ऐसा कह सकते हो, दिल की धड़कन मापने के लिए जिस प्रकार से स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, तो टेम्परेचर मापने के लिए उसी प्रकार से मेरे भाई किसका प्रयोग करोगे? थर्मामीटर का उपयोग करोगे। थर्मामीटर यानी कि तापमापी। नेक्स्ट दोस्तों, स्प्रिंग और समर। स्प्रिंग और समर का आपस में क्या रिलेशन है बताओ? स्प्रिंग और समर दोस्तों दोनों की दोनों ऋतुएं हैं। और जब बात करते हैं गर्मी, तो वसंत ऋतु के तुरंत पश्चात क्या आती है मेरे भाई? गर्मी आती है। वसंत ऋतु के तुरंत पश्चात क्या आती है? गर्मी आती है। इसी प्रकार से जस्ट नेक्स्ट आने वाला कोई डे होगा, कोई मंथ होगा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, संख्या हो सकती है, कोई लेटर हो सकता है। तो यहां देखना पड़ेगा क्या दे रखा है। तो संडे के तुरंत बाद क्या आएगा बताओ? मंडे आएगा। संडे के तुरंत बाद मंडे आएगा बेटा। यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों अगला, फसल का खेत से क्या संबंध है बताओ? फसल और खेत में क्या संबंध है दोस्तों? फसलें हमें कहां से प्राप्त होती है? खेतों से। खेतों से प्राप्त होती हैं दोस्तों। खेतों में हम क्या करते हैं? हम बिजाई करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद फसल पैदा होती है, हमें मिलती है। तो फसल जो प्राप्त होती है वो खेतों से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अयस्क जो हमें प्राप्त होते हैं वो कहां से प्राप्त होंगे? अयस्कों की होती है बेटा माइनिंग। अयस्कों क्या होती है? माइनिंग। खदानों में क्या क्या होती है दोस्तों? माइनिंग होती है। माइंस का मतलब खदान, और उनके अंदर होती है माइनिंग। अब देखो दुनिया में जितने भी जीव हैं उनके काटने से कहीं ना कहीं रोग भी फैलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो जिस प्रकार से कुत्ते के काटने से एक रोग फैलता है दोस्तों जिसको रेबीज कहा जाता है, उसी प्रकार से मच्छरों के काटने से दोस्तों कौन सा रोग होगा बताओ? चार है हमारे पास में। प्लेग है, डेथ है, मलेरिया है, स्टिंग है। स्टिंग का मतलब होता है डंक। स्टिंग का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो डंक या डसना, ये तो रोग नहीं है। डेथ का मतलब मृत्यु होना, ये भी रोग नहीं है। तो प्लेग और मलेरिया दो रोग है, लेकिन प्लेग जो है बेटा चूहों से फैलता है, लेकिन मलेरिया जो है बेटा मच्छर के काटने से फैलेगा। तो यहां सी इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, दुनिया में जितने भी उपकरण हैं उनका अपना प्रयोग, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा भी था। तो जिस प्रकार से घड़ी जो है, घड़ी वो क्या मापती है बताओ? वो समय को रिप्रेजेंट करती है बेटा घड़ी। इसी प्रकार से तापमापी क्या रिप्रेजेंट करेगी? किसका मापन करेगी भैया? टेम्परेचर को मापेगी। जो थर्मामीटर है दोस्तों वो किसको मापता है? टेम्परेचर यानी कि तापमान को मापेगा। तो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर का जो संबंध पेशेंट से है, लॉयर का वही संबंध किससे होगा? डॉक्टर के पास दोस्तों अपने इलाज के लिए आने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पेशेंट कहलाता है। तो वकील के पास में जो आने वाला व्यक्ति अपने वादों के लिए दोस्तों उसको कहते हैं क्लाइंट। तो जिस प्रकार से डॉक्टर के पास पेशेंट्स आते हैं, लॉयर के पास दोस्तों उनके क्लाइंट्स होते हैं दोस्तों। जिस प्रकार डॉक्टर के पेशेंट होते हैं उसी प्रकार से लॉयर्स के लिए दोस्तों क्या होते हैं? क्लाइंट्स होते हैं, जिनको अपनी सर्विसेज देते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, एनकरेजमेंट और एनकरेजमेंट का विक्ट्री से संबंध है। अब ये देखो कि एनकरेजमेंट और फ्रस्ट्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। रिलेशन ऐसा भी हो सकता है, यहां देखिएगा एनकरेजमेंट और फ्रस्ट्रेशन दोस्तों दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं। एनकरेज होना, या जब आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो दोस्तों आप क्या होगे? आपको सफलता मिलेगी। आप चीजों को एनकरेज होगे दोस्तों, आप आगे प्रोत्साहित होगे करने के लिए। और दोस्तों फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कब पैदा होता है? जब व्यक्ति हारता है। तो एनकरेजमेंट तो विक्ट्री से पैदा होता है, और फ्रस्ट्रेशन जो होता है दोस्तों वो किससे पैदा होता है? फेलियर से पैदा होता है। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा आपका, फेलियर से फ्रस्ट्रेशन। चलो अगला देखो, कुत्ता जो है दोस्तों कैनाइन जीव है, यानी कैनेडाई स्पीशीज है। देखो कुत्ता जो है ना बेटा कैनेडाई स्पीशीज है। दोस्तों कुत्ता जो है वो कैनेडाई स्पीशीज है, यानी कि कुत्ता जो है दोस्तों कैनाइन स्पीशीज है, खतरनाक है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जीव है जिनकी अपनी कैटेगरीज होती है। घोड़ा जो है बेटा हूफ कैटेगरी एनिमल है। कैसा है? हूफ कैटेगरी एनिमल। अब ये हूफ कैटेगरी एनिमल्स कैसे होते हैं दोस्तों? हूफ कैटेगरी एनिमल वो एनिमल होता है जिसके पैरों में खुर होते हैं। घोड़ा हो गया, बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, बैल हो गया। बेटा ये बात समझ में आ गई क्या? भेड़ हो गई। ये सारे के सारे क्या है? हूफ कैटेगरी एनिमल्स है जिनके पैरों में क्या होते हैं? खुर होते हैं। तो जिस प्रकार से कुत्ता कैनाइन में आएगा बेटा, घोड़ा उसी प्रकार से कौन सी कैटेगरी में आएगा? हूफ कैटेगरी एनिमल्स में आएगा। अगला सवाल देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला है टैडपोल। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों? टैडपोल कहते हैं दोस्तों। मेंढक का जो बच्चा होता है टैडपोल कहलाता है। और कब यानी कि दोस्तों आपका शावक। और शावक जो बच्चा होता है किसका होगा भैया? शावक जो बच्चा होगा बेटा लॉयन का होगा। पढ़ाया था अपन ने अभी, बाघ का, शेर हो गया दोस्तों, बात समझ आ गई। इनके बच्चों को क्या कहेंगे? शावक। भालू के बच्चों को। बात समझ में आ गई क्या? अब यहां देखिए हेड हॉग दोस्तों हमारे पास दिया गया है, इस शाही, और इसका जो बच्चा होता है बेटा उसको कहते हैं हॉगलेट। हेड हॉग के बच्चों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हॉगलेट कहते हैं। और बिल्ली के बच्चों को क्या कहते हैं बेटा? किटिन कहेंगे प्यारे बच्चों। और कुत्ते के बच्चे को क्या कहेंगे इंग्लिश में? पपी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है मेल वंस और उनके चाइल्ड्स के नेम। नेक्स्ट देखिएगा,
तो मिस्त्री जिस तरीके से ईंटों के प्रयोग से दोस्तों मकान का निर्माण करता है, तो दोस्तों मिस्त्री ईंटों से क्या बनाता है, मकान बनाता है। उसी प्रकार से जो पेंटर होता है बेटा, वो रंगों से क्या करेगा, पेंटिंग करेगा, चित्र बनाएगा, पोर्ट्रेट्स बनाएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो दोस्तों यहां आ जाएगा क्या मेरे भाई, चित्रकार। चित्रकार यानी कि पेंटर। तो जिस प्रकार से मिस्त्री ईंटों से मकान का निर्माण करता है, उसी प्रकार चित्रकार रंगों से क्या करता है बेटा, पेंटिंग्स का निर्माण करता है दोस्तों, चित्रों का निर्माण करता है, चित्र बनाता है। अब देखिए, जब आप सोते हो तो बॉडी को क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है दोस्तों। सोने से बॉडी को क्या मिलेगा बताओ, जब आप रेस्ट करोगे तो बॉडी को क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। जब आप सोओगे तो बॉडी को क्या मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। उसी प्रकार खेल खेलने से दोस्तों बॉडी को क्या मिलेगा बताओ। खेल किस लिए खेले जाते हैं, आप ये देखिए। सोया किस लिए जाता है, ताकि दोस्तों हमें रेस्ट मिले। जब व्यक्ति सोता क्यों है, रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए दोस्तों, बॉडी को रेस्ट देने के लिए। और व्यक्ति खेलता क्यों है दोस्तों, व्यक्ति को खेलने से क्या मिलता है, एंजॉयमेंट। खेल हमेशा एंजॉयमेंट के लिए खेले जाते हैं बेटा। खेल कभी भी जीतने हारने के लिए नहीं बेटा, खेल हमेशा ध्यान रखना, खेलों का उद्देश्य होता है एंजॉयमेंट, आनंद प्राप्त करना। तो खेल हमेशा आनंद प्राप्त करने के लिए। अगला सवाल देखिएगा, टिमिड और यहां दे रखा है दोस्तों आस। देखो, हर जीव की अपनी एक प्रकृति होती है। गधा जिस तरीके से डरपोक किस्म का जीव है, उसी प्रकार से लोमड़ी जो है बेटा, वो कैसी किस्म की जीव है, चतुर। लोमड़ी क्या होती है, चतुर, चालाक होती है प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, यहां पर प्यारे बच्चों दो वर्ड्स दे रखे हैं। देखो, एक वर्ड है एक्सटेसी और एक वर्ड है ग्लूम। एक्सटेसी का मतलब होता है हर्षोन्माद, खुशी में इतना ज्यादा पागल हो जाना कि दोस्तों उन्मादी हो जाए, और दुख में इतना ज्यादा दुखी हो जाना कि दोस्तों वो पागल हो जाए। तो दोनों ही पागलपंती की अवस्थाएं हैं, लेकिन एक है खुशी की, एक है दुख की। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। एक्सटेसी एंड ग्लूम आर दी अपोजिट वर्ड्स टू ईच अदर, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां बताओ अपोजिट रिलेशन कौन से विकल्पों में देखने को मिल रहा है। हमारे को देख रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन दे रखा है, वहां ओकेजन दिया हुआ है। यहां डिलीजेंट दिया है, वहां सक्सेसफुल दिया है दोस्तों। मेजर यहां पर दिया है दोस्तों, स्केल दिया है, ह्यूमिलिएशन और एक्सलेटेशन। एक्सलेटेशन, तो यहां पर कौन सा जो है अपोजिट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। देखो, जब कोई बहुत अच्छा ओकेजन होता है तो उस पर बधाई दी जाती है, रिलेशन अपोजिट नहीं दिखा रहा है। वहां अपोजिट रिलेशन था, हर्षोन्माद, इतना ज्यादा खुशी के अंदर कि पागल हो जाए। दुखी का पागलपन दोस्तों उन्मादी हो जाना ग्लूम कहलाता है। डिलीजेंट, मेहनती और सक्सेसफुल व्यक्ति, दोस्तों मेहनत करने से सफलता मिलेगी। पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के अंदर। तो यहां दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। देखो, मेजर पैमाना नहीं आएगा, बिल्कुल डिफरेंट रिलेशन है, कोई मतलब नहीं है। डी, अपमान करना, किसी का अपमान करना और किसी को उमंग से भर देना। भैया, अपमानित करना और किसी को दोस्तों क्या करना, उमंग से भर देना, यानी कि किसी का आपने अच्छा स्वागत किया है, अच्छा वेलकम किया है, तो दोस्तों उसमें क्या होगी, नई उमंग जगेगी। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड्स है, ह्यूमिलिएशन और एक्साल्टेशन। देखिए, देश में जिस तरीके से प्रथम व्यक्ति दोस्तों अपना राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रथम व्यक्ति उसी तरीके से क्या होगा बताओ, राज्य में वही पद या वही दायित्व जिसके पास होंगे वो क्या कहलाएगा, राज्यपाल। तो देश के अंदर जिस तरीके से दोस्तों देश के जो देश है दोस्तों उसके अंदर जो अधिकार होते हैं वो राष्ट्रपति के पास है, उसी प्रकार के अधिकार, उसी प्रकार की दोस्तों आपके उत्तरदायित्व राज्य के अंदर राज्यपाल के पास होते हैं। आगे पढ़िएगा, मृग मरीचिका, दोस्तों ये है मृग मरीचिका और यहां दे रखा है मरुस्थल। अब देखिए, मृग मरीचिका इंग्लिश में कहते हैं मिराज, और मिराज दोस्तों डेजर्ट्स में घटती है। आखिर ये है क्या दोस्तों, प्रकाश की एक ऐसी घटना होती है जिसके अंदर रेगिस्तान में जब आप खड़े हो तो चारों तरफ आपको पानी की झील का सा महसूस होता है, पानी भरी हुई झील का सा प्रतीत होता है दोस्तों, उसको कहते हैं आप मिराज। तो मिराज कहां घटती है बेटा, मरुस्थल में। इसी प्रकार से प्रकाश की कोई, देखो पहले घटना दे रखी है, फिर उस घटने का स्थान दिया है। पहले घटना है, फिर उसके घटने का स्थान दिया है। तो पहले यहां कोई घटना होगी, फिर उसके घटने का स्थान दिया गया होगा। तो बताइए दोस्तों यहां कौन सी घटना है और कहां घटती है। तो स्काई, गलतफहमी, रेनबो स्काई में। देखो रेनबो, बिल्कुल रेनबो प्रकाश की घटना है और कहां घटती है बेटा, आसमान में घटती है, स्काई में घटती है। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्काई हो जाएगा। अगला देखिएगा, मछली के बॉडी पर जिस तरीके से स्केल्स होते हैं दोस्तों, मछली के बॉडी पर जिस तरीके से दोस्तों स्केल्स आपके होते हैं, भालू की बॉडी पर उसी तरीके से क्या होंगे। देखो मछली दोस्तों, अगर मछली की बात करें प्यारे बच्चों, इस तरीके की हमारी, ये मान लीजिए कोई ये मछली है, ठीक है ना बेटा, ये इस तरीके की आपकी क्या है प्यारे बच्चों, मछली है, ठीक है, ये हो गई। अब मछली की बॉडी पर ये जो होते हैं ना बेटा, इनको कहते हैं स्केल्स। मछली की बॉडी पर ये होते हैं स्केल्स, बोलो क्लियर है क्या। इसी प्रकार से भालू की बॉडी पर जो होंगे प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएंगे, फर कहलाएंगे। भालू की बॉडी पर क्या होते हैं, फर होते हैं। फर का मतलब लंबे लंबे बालों को दोस्तों, भालू के बालों क्या कहते हैं, इंग्लिश में फर कहते हैं बेटा।
अगला देखिएगा यहां पर दोस्तों ध्यान समझिएगा, राइटर का जो संबंध कलम से है दोस्तों, राइटर का यानी कि लेखक का जो संबंध कलम से है, बताओ वही संबंध किस में देखने को लेखक दोस्तों, लेखक के अपने इक्विपमेंट्स होते हैं लिखने के लिए। लेखक के पास कलम होती है, कागज होती है। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो लेखक जो भी लेखन करता है दोस्तों कलम से करता है। उसी प्रकार से पेंटर जो है अपना पेंटिंग करेगा किस पर करेगा बेटा, कैनवास पर करता है। पेंटर्स के लिए दोस्तों कैनवास इंपॉर्टेंट होता है। लेखक के लिए कलम जिस प्रकार से, वैसे ही के पेंटर्स के लिए क्या होती है बेटा, कैनवास होता है पेंटर्स के लिए। अगला देखिएगा, दे रखा है प्रोसेशन और रूट। दोस्तों प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, और जुलूस का अपना एक रास्ता होता है। जुलूस यानी कि रामनवमी का, दुर्गाष्टमी का, आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी का, इन सब के क्या जुलूस निकलते हैं। इनका अपना एक प्रॉपर रूट होता है, प्रॉपर क्या होता है, रास्ता होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी भी अपने एक प्रॉपर रूट में चक्कर लगाती है, लेकिन उस रूट को इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, प्रॉपर वर्ड क्या है उसके लिए है बेटा ऑर्बिट। पृथ्वी की अपनी क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। हर ग्रह की दोस्तों चारों तरफ क्या है, कक्षा होती है, जिस कक्षा के अंदर उपग्रह या दोस्तों उल्कापिंड जो है चक्कर लगाते रहते हैं भाई। तो यहां ऑर्बिट हो जाएगा। अगला देखिएगा, फर्टिलाइजर्स का जो संबंध क्रॉप से है, यानी कि उर्वरकों का जो संबंध फसल से है, ऐसा ही संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किस में देखने को मिल रहा है, फटाफट से बताइए। टीचर्स एजुकेशन, क्लोरीन वाटर है, टॉनिक बॉडी है, पेस्टिसाइड्स रेट्स हैं। तो सबसे पहले आप देखो, क्वेश्चन को करने से पहले उसके रिलेशन को पहले आप ध्यान से समझो। उसका रिलेशन जो ध्यान से समझोगे ना, तभी आप रिजल्ट तक पहुंच पाओगे, अन्यथा डायरेक्ट टिक नहीं करना है। एनालॉजी में जितना स्लोली, जितना डीपली, जितना अंडरस्टैंड करके सवाल करोगे उतना ही तुम्हारा सही होगा। तो फर्टिलाइजर्स पहले समझो, उर्वरक होते क्या है दोस्तों। उर्वरक बेसिकली फसलों को ग्रोथ प्रदान करने के लिए या उनको वृद्धि प्रदान करने के लिए दोस्तों खेतों में डाले जाते हैं। आपने देखा होगा उर्वरक बहुत डालते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत होता है दोस्तों। फसलों को वृद्धि प्रदान करने के लिए, कीटनाशकों से बचाने के लिए फर्टिलाइजर्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहने का मतलब फसलों को वृद्धि प्रदान करने के लिए दोस्तों उनमें क्या डाला जाता है, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, उर्वरक डाले जाते हैं। उसी प्रकार से बॉडी को अच्छी ग्रोथ देने के लिए, बॉडी को ताकत देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दोस्तों क्या दिए जाते हैं, बच्चों को टॉनिक दिया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई ना। देखो टीचर शिष्य नहीं आएगा, बोलो बात। क्लोरीन, पानी के अंदर क्लोरीन होती है भैया, ग्लो गैस है। पेस्टिसाइड्स रेट्स दोस्तों बिल्कुल गलत है। कीटनाशक जो है चूहों को पेस्टिसाइड्स देते हैं रेट्स को मारने के लिए, हम बात करें वृद्धि की। फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स को क्या करते हैं, वृद्धि प्रदान करते हैं। यहां दोस्तों रिलेशन बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा, सी द राइट आंसर। अगला देखिएगा फास्ट हमारे को दे रखा है यहां से फास्ट, और यहां दिया है हंगर। बताओ फास्ट और हंगर का क्या संबंध है। फास्ट जब व्यक्ति देखो भूखा होता है, व्रत 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 फास्ट, और फास्ट में दोस्तों एक प्रोसेस को फॉलो करता है। उस प्रोसेस में क्या होता है, व्यक्ति को भूखा रहना पड़ता है। जैसे मैंने कहा फास्ट, आज मेरा फास्ट है, इसका मतलब क्या हूं दोस्तों, मैं एक भूखा हूं, मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने कोई चीज कंज्यूम नहीं की अभी तक। तो फास्ट के अंदर एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है, दैट इज कॉल्ड हंगर। तो जब आप रेस करते हो तो बॉडी में क्या जनरेट होती है, जब आप फास्ट करते हो तो आप भूखे रहते हो, जब आप रेस करते हो तो बॉडी में क्या जनरेट होती है, बताओ बॉडी में क्या आएगी दोस्तों, बॉडी में क्या आएगी, टायर्डनेस आ जाएगी, बॉडी में क्या आ जाएगी, थकान आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो यहां से दोस्तों जिस प्रकार फास्ट का रिलेशन हंगर से है, रेस का वही संबंध किससे होगा बेटा, आपके टायर्डनेस से होगा, थकान से हो जाएगा। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, विलोम और समानार्थी। इसी प्रकार से एनालिसिस का जो अपोजिट प्रॉपर वर्ड होगा बेटा वो होगा सिंथेसिस। है क्या कहीं पर, देखो ये रहा। संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण दोस्तों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखो किताब का लेखक से जो संबंध है, मूर्ति का वही संबंध किससे होगा। चार विकल्प है, मिस्त्री, चित्रकार, मूर्तिकार और लिखने वाला। तो किताब के लिखने वाले व्यक्ति को लेखक कहते हैं। तो किताब को लिखना जो जानता है, जो व्यक्ति किताब को लिख रहा है, उस व्यक्ति को लेखक कहा जाता है। तो बताओ मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, फिर मूर्तिकार कहा जाएगा दोस्तों, स्कल्प्टर कहेंगे दोस्तों। अगला जीवन और मृत्यु, सब जानते हो भैया, जीवन और मृत्यु दोस्तों दो अंतिम सत्य हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, एक प्रारंभ है तो दूसरा अंत है। तो वहां देखिएगा उम्मीद, उम्मीद का मतलब होता है आशा, और यहाँ अपोजिट वर्ड्स थे ना, जन्म और मृत्यु एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, तो उम्मीद का क्या होगा, आशा का क्या होगा, निराशा। निराशा कहां दे रखा है भैया, ये रहा। उम्मीद का मतलब हो गया आशा, होप का मतलब क्या हो गया, आशा। आशा का वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट निराशा हो जाएगा, डिस्पेयर। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, सन और नेफ्यू, पुत्र और भतीजे में क्या संबंध है। भाई पुत्र तो मेरा खुद का और भतीजा मेरे भाई का बेटा।
खुद का बेटा तो पुत्र और भाई का बेटा क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। उसी प्रकार से खुद की बेटी तो क्या लगेगी, पुत्री, और भाई की जो बेटी है बेटा वो क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो नीस यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा खुद से। देखो सारे क्वेश्चन को पहले खुद से करो फिर देखो आराम आराम से। रिंग जिस तरीके से कानों में पहनी जाती है दोस्तों, यहां पर हमारे पास एक ऑर्नामेंट दिया हुआ है और वहां पहनने का स्थान दे रखा है। तो बाली जिस तरीके से कान में पहनी जाती है, तो बताओ कौन सा आभूषण कलाई में पहना जाएगा। लॉकेट पहना जाता है कलाई में, चैन पहना जाता है, चूड़ी पहना जाता है, फीता पहना जाता है। कौन सा आभूषण है जो कलाई में पहना जाता है, दैट इज कॉल्ड बेंगल्स। चूड़ियां दोस्तों कलाई में पहनी जाती है। अगला देखिएगा, लकड़ी से दोस्तों कागज बनता है। हम जानते हैं लकड़ी और कागज में क्या संबंध है, लकड़ी से क्या बनता है, कागज भाई कहां से बनता है, कागज लकड़ियों से बनता है। तो जिस प्रकार से कागज जो एक प्रोडक्ट है दोस्तों लकड़ी से बनता है, वो प्रोडक्ट है बेटा प्रॉपर, ये ध्यान रखिएगा। लकड़ी से बनने वाला एक प्रोडक्ट है दोस्तों कागज, उसी प्रकार स्टील से बनने वाला प्रोडक्ट हमको चाहिए होगा। तो प्रोडक्ट क्या है, धातु प्रोडक्ट है, कील प्रोडक्ट है, शीशा प्रोडक्ट है या लोहा प्रोडक्ट है। देखो शीशा दोस्तों रेत से बनता है, ध्यान रखिएगा, शीशा बिल्कुल नहीं आएगा। धातु स्टील में कंसिडर, देखो स्टील जो है वो धातुओं में कंसिडर होती है, लेकिन बनने वाली बात कर रहे हैं। जिस प्रकार लकड़ी से कागज निर्मित होता है दोस्तों, उसी प्रकार से स्टील से क्या निर्मित होंगी बताओ, स्टील की कीलें निर्मित होंगी बेटा। स्टील की क्या बनेगी, कीलें निर्मित होंगी। तो कील यहां पर करेक्ट आंसर आएगा। और आभूषण, आभूषण बताओ किससे बनते हैं, सोने से। तो सोने के, देखो यहां पर एक आपको, यहां पर दोस्तों आपको मेटल दिया हुआ है जिससे बनने वाली थिंग दी है। तो जिस प्रकार से सोने से दोस्तों आभूषण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से फर्नीचर जो बनेगा वो किससे बनेगा मेरे भाई, वो बनेगा किससे, लकड़ी से बनेगा। फर्नीचर किससे बनेगा प्यारे बच्चों, आपका लकड़ी से बनेगा। अगला सवाल देखिएगा क्या क्या रखा है। ऑथर का जो रिलेशन नॉवल से है, कोरियोग्राफर का वही संबंध किससे होगा, ऑथर। देखो लेखक जो होता है बेटा वो उपन्यास को लिखने वाला होता है। उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, नॉवल लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं। उसी प्रकार जो डांस मूव्स को डिजाइन करता है प्यारे बच्चों, डांस मूव्स डिजाइन करने वाले बच्चे को क्या कहेंगे बताओ, मेकअप कहेंगे, डांस कहेंगे, म्यूजिक कहेंगे या पिक्चर कहेंगे, बताओ। तो यहां दोस्तों यहां रिलेशन यह है कि उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति को लेखक कहा जाता है, या ऐसे कह सकते हो कि लेखक जिस तरीके से उपन्यास लिखता है, उसी प्रकार से कोरियोग्राफर क्या करेगा, कोरियोग्राफर बेटा डांस मूव्स को डिजाइन करता है। किसको डिजाइन करता है, डांस मूव्स को डिजाइन करता है। तो नॉवेल्स लिखने वाले व्यक्ति को लेखक कहते हैं, इसी प्रकार से डांस मूव डिजाइन करने वाले व्यक्ति को कोरियोग्राफर कहते हैं। आपने नाम खूब सुना होगा बेटा। टेलीफोन और मोबाइल फोन, टेलीफोन और मोबाइल फोन में क्या रिलेशन है, दोनों ही एक ही प्रकार के दोस्तों चीजें हैं जो कि एक स्थान से दूसरे दूर स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति से बात करने के प्रयोग में ली जाती हैं। ठीक है, टेलीफोन और मोबाइल फोन। तो यहां दोस्तों टेलीफोन और मोबाइल फोन एक ऐसे यंत्र हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति, एक दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से बात करने के लिए दोस्तों उपयोग में ली जाने वाली थी। लेकिन टेलीफोन तो क्या होता है दोस्तों, एक स्थान पर रहता है। मोबाइल फोन को हम दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। बोलो क्लियर है ना। तो कंप्यूटर का ऐसा ही प्रतिरूप जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे बताओ, ऐसा कैसा, कीबोर्ड हो गया, टेलीविजन, प्रिंटर, लैपटॉप। लैपटॉप दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भोजन का भूख से जो संबंध है, सोने का वही संबंध किससे होगा। भोजन का भूख से बताओ क्या संबंध है भाई। जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसको भोजन चाहिए, या भोजन करने से व्यक्ति की भूख शांत होती है। भोजन क्यों करता है, ताकि भूख शांत हो जाए। और सोना, व्यक्ति सोता क्यों है, ताकि उसकी थकावट जो है दोस्तों वो खत्म हो जाए। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो भोजन करने से भूख जो जिस प्रकार से शांत होती है, खत्म होती है, उसी प्रकार से सोने से दोस्तों व्यक्ति की थकावट मिटती है, थकावट खत्म होती है। अगला, डॉक्टर जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में होते हैं प्यारे बच्चों, रसोईया उसी प्रकार से किस में होगा बताओ। डॉक्टरों का अपना एक स्थान होता है काम करने का, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल, वो अस्पतालों में होते हैं। तो रसोईया जो होता है बेटा वो किस में होगा बताओ, किचन में होगा, शेफ किचन में होगा। किचन का है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, शेफ किस में होगा, किचन में होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। मुर्गी जिस तरीके से अंडा, मुर्गी का जो संबंध अंडे से है, पेड़ का वही संबंध किससे होगा, फटाफट से बताइए दोस्तों। मुर्गी का अंडे से क्या संबंध है बताओ। तो दोस्तों मुर्गी जिस तरीके से अंडों को जन्म देती है, फिर अंडों से वापस दोस्तों मुर्गियां बन जाते हैं, या मुर्गी मुर्गा जो भी बनते हैं अंडों से वापस, उसी प्रकार से पेड़ों से क्या निकलेंगे बेटा, बीज, और बीजों से क्या बनते हैं वापस पेड़। तो यहां सीड्स का करेक्ट आंसर आएगा। कुछ बच्चों ने फल किया होगा, मुर्गी जिस तरीके से अंडे को जन्म देती है उसी प्रकार से पेड़ों से फल, लेकिन फलों से पेड़ नहीं बनेंगे बेटा, बीजों से पेड़ बनेंगे। तो बीज आएगा, अंडे से मुर्गी तो बीज से पेड़। अगला देखिएगा,
खिड़की के क्या होते हैं बताओ, भाग होते हैं। खिड़की के जो दो पल्ले होते हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं अपन, पेन बोलते हैं। खिड़की के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। खिड़की के जिस तरीके से दो भाग होते हैं प्यारे बच्चों, किताब का उसी प्रकार से क्या होगा, किताब के क्या होंगे बेटा, पेजेस होंगे। किताब में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पेजेस होते हैं। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इस तरीके से। अगला देखो, चारपाई का जो संबंध गद्दे से है, फर्श का वही संबंध किससे होगा बताइए। चारपाई, चारपाई का जो संबंध गद्दे से है, चारपाई गद्दे पर बिछाई या चारपाई पर गद्दा बिछाया जाता है, चारपाई पर गद्दा बिछाया जाता है, उसी प्रकार से फर्श पर क्या बिछाया जाएगा, गद्दा बेटा चारपाई पर बिछाया जाता है ताकि हम उस पर बैठ करके आराम कर सके, रेस्ट कर सके, सो सके। उसी प्रकार फर्श पर आराम करने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए दोस्तों कौन सी चीज बिछाई जाएगी, दैट इज कारपेट, कालीन। फर्श पर क्या देखने को मिलती है, कालीन देखने को मिलती है प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, बॉडी के अंदर नमक की अगर अधिकता हो गई तो प्यारे बच्चों एक रोग पैदा हो जाता है जिसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी रक्त उच्चचाप। टेंशन का मतलब तनाव और हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा तनाव, यानी कि हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं उच्च रक्तचाप। बॉडी में नमक की अधिकता से जिस तरीके से उच्च रक्तचाप हो जाएगा, बॉडी में अगर शुगर की दोस्तों मात्रा बढ़ गई तो बताओ कौन सा रोग हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, मिठाई या पानी की कमी, कौन सा होगा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, स्वीट एंड डिहाइड्रेशन, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। तो शुगर की अधिकता से बॉडी में क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। अगला देखिएगा, अब आपने पढ़ा होगा दोस्तों प्रारंभिक कक्षाओं के अंदर प्रस्तावना और उपसार का नाम खूब सुना होगा। देखो जब हम कभी भी निबंध लिखा करते थे तो निबंध से पहले उसकी प्रस्तावना लिखी जाती थी, उसके पश्चात उसका उपसंहार लिखा जाता था। इसी प्रकार से डॉन और डस्क, डॉन दोस्तों, डॉन का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, डस्क। डॉन और डस्ट, देखो उषा का मतलब होता है दोस्तों, उषा का मतलब होता है प्रभात का वो समय जब सूर्य निकलता है और सूर्य की किरणें दोस्तों चारों तरफ लालिमा सा प्रकाश बिखेर देती है, उसको कहते हैं उषा काल। इसी प्रकार से दोस्तों शाम के सूर्य के ढलने का समय, जब सूर्य बिल्कुल ढल रहा होता है तो उसकी जो किरणें हैं वो चारों तरफ लालिमा सा प्रकाश फैला देती है, उसको कहते हैं डस्क। तो डॉन का जो अपोजिट वर्ड है बेटा क्या हो जाएगा, डस्क हो जाएगा आपका। तो यहां डस्क जो होगा वो करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिएगा, अभी पढ़ाया था हमने मोर का दोस्तों अपोजिट जो जेंडर वर्ड है वो है मोरनी। तो मोर मोरनी हो गया तो प्यारे बच्चों कुतिया का क्या हो जाएगा बताओ, कुत्ता हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, बताओ ऐसे सब क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं भाई, क्यों ही दिया था ये सवाल। अगला देखो, टीचर का जो संबंध स्टूडेंट से है, तो एक तो ज्ञान देने वाला, दूसरा उसी ज्ञान को अर्जित करने वाला, दोनों एक सेम दोस्तों प्रोफेशन में सेम प्रैक्टिस करते हैं, एक ही चीजों को समझते हैं, जानते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन बस बात यह है कि एक देने वाला है, एक प्राप्त करने वाला है। उसी प्रकार से पॉन्टिफ्स यानी धर्माध्यक्ष जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये धर्म के अध्यक्ष जो होते हैं, जितने भी धर्माध्यक्ष होते हैं, जो भी धर्म का ज्ञान दोस्तों देते हैं, उनके बताओ क्या होते हैं, शिष्य होते हैं, अनुयायी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, डेइटी होते हैं। दोस्तों अनुयायी तो उनके भाषणों को सुनते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे महात्मा जब आते हैं तो बहुत सारे लोग बाग उनको सुनने के लिए जाते हैं और पांडालों के अंदर बैठे रहते हैं, उनको उनके अनुयायी कहेंगे, उनके शिष्य नहीं होंगे। वो उसी प्रकार के प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते, उसी प्रकार के ज्ञान को अर्जित नहीं करते, उसी प्रकार की दोस्तों रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते। तो उसी प्रकार का रिचुअल्स को फॉलो करने वाला कौन कहलाएगा, डिसिपल्स कहलाएगा। तो जिस प्रकार से टीचर्स के पास स्टूडेंट्स दोस्तों अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए आते हैं, उसी प्रकार से पॉन्टिफ्स के बाद में दोस्तों डिसिपल्स आएंगे। अगला देखिए, दुनिया में जितने भी जीव हैं उनका अपना एक साउंड होता है। इसी प्रकार से बात करें तो मधुमक्खी का जो साउंड होता है प्यारे बच्चों, उसको गुंजन कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम। बीज का जो साउंड है उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे। तो ओवल यानी कि उल्लू का जो साउंड है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, हूट कहते हैं, उसको कहते हैं घुघुआना। क्या कहते हैं, घुघुआना। हिस किसका साउंड है दोस्तों, स्नेक का। सांप का जो साउंड होता है फुफकारना दोस्तों, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस कहते हैं। टॉक जो होता है बेटा वो ह्यूमन बींग्स का साउंड होता है। किसका, ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का जो साउंड होता है उसको कहते हैं टॉक, बात करना। गर्जना दोस्तों लॉयन की होती है, गर्जना। शेर की क्या होती है, गर्जना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा सबके वर्ड्स और सबके साउंड और उससे रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर दे रखा है आपको कंफर्म्ड, यहां क्या दे रखा है, कंफर्म्ड दिया है और यहां दिया इन्वर्ट्रेट। देखो इन्वर्ट्रेट का मतलब होता है कट्टर, इन्वर्ट्रेट का मतलब एक तरीके से क्या होता है, कट्टर। और कंफर्म का मतलब होता है सुनिश्चित, निश्चित। तो जो कट्टर व्यक्ति होता है ना दोस्तों, कट्टर व्यक्ति ये क्या होता है, निश्चित होता है। कहने का मतलब एक नेगेटिव है। देखो कट्टर क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है। जब आप ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हो जिसके अंदर दोस्तों आपने कोई इन्स एंड आउट्स नहीं देखे, कोई लॉजिक्स नहीं देखे हैं, आपने उसके कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखे हैं, कोई उसके लाभ या हानि नहीं देखे, बस आपने चीजों को मान लिया है, दैट्स इट। भैया मैं तो भैया इस चीज को मानता हूं, बाकी मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, वो व्यक्ति क्या होता है, कट्टर होता है। तो नेगेटिव वर्ड है। तो जिस प्रकार से एक निश्चित एक कंफर्म
कन्फर्म्ड, एक सुनिश्चित प्रक्रिया को फॉलो करके व्यक्ति क्या बन जाता है, आगे जाकर एक कट्टर हो जाता है दोस्तों उस चीज का। वैसे ही फाइनेंशियली अगर आप एक ही चीज को पकड़ करके दोस्तों लगातार चलते रहोगे तो आगे जाकर के दोस्तों इससे रिलेटेड कोई चीज पैदा हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है जब वो अपनी दायित्वों को पूरा करने के लिए दोस्तों उसके पास संपत्ति, पर्याप्त संपत्ति नहीं होती है, और बैंक उसको क्या करता है, दिवालिया घोषित करता है। दिवालिया का मतलब होता है दोस्तों बैंक ये ठप्पा उस पर लगा देता है कि ये जो है अपने दायित्वों का भुगतान करने के लिए अब योग्य नहीं है, इसकी सारी संपत्ति, इसका सारा जो है धन कोष जो भी है, इसके डिपॉजिट विपॉजिट सब दोस्तों वो रख लेते हैं, घर बार सब बिक जाता है, जमीन जायदाद इसमें, और वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके पास कुछ पैसा नहीं रहता, उसको कहते हैं दिवालिया। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे बेटा, बैंकरप्ट करेंगे। बोलो क्लियर है। अगला देखिएगा दोस्तों, तो यहां दिया है कोयला। दोस्तों कोयले का जो संबंध काले हीरे से है, पेट्रोल का वही संबंध किससे होगा भैया। कोल का जो संबंध ब्लैक डायमंड से है, पेट्रोलियम का वही संबंध किससे होगा। तो जो कोयला होता है दोस्तों उसको संज्ञा दी गई है। कोयला क्या है बेटा, एक नेचुरल हमारे पास में क्या है, रिसोर्स है दोस्तों, नेचुरल रिसोर्स है एनर्जी का। कोयला क्या है, एनर्जी का नेचुरल रिसोर्स है, और उसको हमने संज्ञा दी है किसके समान, काले हीरे के समान। क्यों, क्योंकि उसकी दोस्तों उपयोगिता हमारे जीवन में, और उसकी जो लिमिटनेस, जो उसकी लिमिट है दोस्तों, उसके कारण उसको क्या कहा गया है भैया, काला हीरा कहा गया है। ये काला हीरा है क्योंकि हमारे जीवन के अंदर कोयले का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, बात समझ गया, एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, लिमिटेड है, इसलिए उसको काला हीरा कहा गया। इसी प्रकार से पेट्रोल भी तो लिमिटेड है भैया। पेट्रोल के आसमान ऐसे थोड़ी की बरसात हो रही है पेट्रोल की, पेट्रोल भी एक मतलब कहने का मतलब एक नेचुरल रिसोर्स है दोस्तों। उसको क्या कहा जाएगा बेटा, उसको कहा जाएगा लिक्विड गोल्ड, उसको क्या कहा जाएगा, तरल सोना कहा जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां से पेट्रोलियम को क्या कहा जाएगा बेटा, आपका तरल गोल्ड। अगला देखिएगा, पोस्टर जिस तरीके से वॉल पर चिपकाए जाते हैं उसी तरीके से फोटोग्राफ कहां होते हैं बताओ। पोस्टर्स तो आपने दीवारों पर देखे होंगे, तो फोटोग्राफ्स किसमें देखते हैं, फोटोग्राफ का क्या होता है, फोटोग्राफ किस जगह लगाए जाते हैं, आपको समझना पड़ेगा। क्या फोटोग्राफ्स कैमरे में लगाए थे, फिल्म होती है, नेगेटिव होते हैं, फ्रेम होते हैं। फोटोग्राफ्स को क्या किया जाता है बताओ, फ्रेम किया जाता है बेटा, बिल्कुल सही जवाब। फोटोग्राफ्स को क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, फ्रेम किया जाता है। तो जिस प्रकार से पोस्टर्स वॉल पर लगाए जाते हैं, फोटोग्राफ्स के उसी तरीके से क्या होते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। अगला देखिएगा, अच्छा कवि का कल्पना से क्या संबंध है, पोएट का इमेजिनेशन से क्या रिलेशन है। तो कवि जिस तरीके से अपना जितना भी लेखन करता है वो सब कल्पनाओं में करता है। कवि जितना भी लेखन करता है प्यारे बच्चों किस में करता है, अपनी कल्पनाओं में करता है। उसी प्रकार से इतिहासकार जो होते हैं बेटा वो किसके बेसिस पर लिखते हैं बताओ, वो लिखते हैं प्यारे बच्चों तथ्यों के बेसिस पर, फैक्ट्स के बेसिस पर लिखे जाते हैं दोस्तों। किसके बेसिस पर, फैक्ट्स के बेसिस। हिस्टोरियंस जो होते हैं बेटा फैक्ट्स के बेसिस पर दोस्तों इतिहास को क्या करते हैं, लिखते हैं भैया, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आज के सेशन का अपना अंतिम सवाल है, यहां दे रखा है क्या, ट्राइंगल का जो संबंध हेक्सागोन से, ट्राइंगल का मतलब होता है तीन भुजाओं से गिरवित, ये ट्राइंगल है। और प्यारे बच्चों हेक्सागोन की बात कर रहे हो तो प्यारे बच्चों इसमें होती है 6 भुजाएं, 2, 2, 4 और 2, 6। बोलो क्लियर है ना। तो ट्राइंगल में 3 होती है और हेक्सागोन में कितनी होती है दोस्तों, 6 भुजाएं होती हैं। तो इसकी क्या हो गई, ये दोगुनी हो गई। इसी प्रकार से क्या दोगुने वाला रिलेशन कोई देखने को, शंकु और गोलार्ध, आयत और अष्टभुज, बिल्कुल बेटा रेक्टेंगल। देखो आयत में होती है 4 भुजाएं, ये हमारे पास आयत है, और ऑक्टागोन की अगर बात करोगे, अष्टभुज की बात करोगे तो 4 तो ये, और बेटा 4 इनको मिलाने वाली, 4 ये और 4 इनको मिलाने वाली। तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। तो ऐसा ही रिलेशन कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा था, ऑप्शन नंबर बी में यहां देखने को मिल रहा था। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप, मेरी उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस प्रैक्टिस में दोस्तों मैं आपके हमेशा साथ हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के नए क्वेश्चंस के साथ में, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।